ओके, आई एम फाइन अदिति। सारे क्लास में एक स्टूडेंट फिक्स है, शिवम गुप्ता टेक्निकल। ओके 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 ओके, कोई नहीं, ठीक है, सब लोग फिक्स हो गया ना? ऑल आर फ्रीज ना, लेट्स गो विद स्टडी। ओके, चलो क्लास कल कौन सा डे बनाया? हाँ हाँ यश सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, एक चीज पूछनी थी। जी, पूछिए। सर, केरोसिन ऑयल में हम सोडियम को इसलिए रखते हैं बिकॉज वो हाईली रिएक्टिव होता है। यस, और सर फिर पोटेशियम भी हाईली रिएक्टिव है। पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होता है, लेकिन पोटेशियम क्या होता है आपका, कैच फायर इजिली नहीं करता, इजिली कैच फायर नहीं कर पाता। लेकिन हम सोडियम क्या होता है, सोडियम की ऑक्साइड लेयर बनती है, इससे जल्दी क्या होता है, हम लोग सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ये रीजन है। बट सर, मैंने तो कहीं पढ़ा है कि पोटेशियम को भी केरोसिन ऑयल में रखते हैं बिकॉज वो भी एयर के साथ रिएक्ट हो जाता है। रिएक्टिव होता है, लेकिन पोटेशियम थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, क्योंकि रिएक्टिव है। हाँ जी जी। सर, जैसे अगर क्वेश्चन आए फिर उसमें ऑप्शंस में हो सोडियम, पोटेशियम एंड 2 अदर ऑप्शंस हो, तो हम किसको चूज करेंगे? सोडियम पोटेशियम, एक ऑप्शन ऐसा भी होगा, बोथ ए एंड बी। अगर वो नहीं होगा तो फिर कॉन्ट्रडिक्ट में जाएगा वो क्वेश्चन। ओके सर। कॉन्ट्रडिक्ट में जाएगा वो क्वेश्चन, गलत हो जाएगा, फिर वो क्वेश्चन कॉन्ट्रडिक्ट में जाएगा, इसलिए ऐसा है। ठीक है, आपका क्वेश्चन सही था वैसे। पोटेशियम भी तो सर हो सकता है, लेकिन आएगा नहीं, सोडियम ही आएगा, टेंशन मत लो इतना, वो कॉन्ट्रडिक्ट में जाएगा। अगर बहुत ऐसा होगा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, तो वो सही माना जाएगा। ठीक है, चलो फिर क्लास आपका। अच्छा, कल कौन सा डे था? यस सर, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, गुड मॉर्निंग देवप्रियो सर। और यस, बोलिए बोलिए। प्रणाम राम, कल सर ट्यूसडे था। यस, वेटलैंड डे। यस, टुमारो इज यस देवप्रियो। सर, व्हाट आई वाज आस्किंग कि आपकी हमारे बैंकिंग अवेयरनेस टोटली लेने वाले हैं ना? यस, बैंकिंग अवेयरनेस एज वेल एज करंट अफेयर्स। हाँ, तो सर मतलब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज लाइक बीइंग अ साइंस स्टूडेंट एंड आई हैव नो आई मीन मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है अबाउट इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, सो आई काइंड ऑफ से दैट यू नीड नॉट टू वरी देवप्रियो, मैं हूं ना, तो बस टेंशन मत लो आप, यू नीड नॉट टू वरी। ठीक है, थैंक यू सो मच बैंकिंग, सर। अगर आप बैंकिंग की फॉर्म फिल करते हो, बैंकिंग को पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, मैक्सिमम क्वेश्चन पार्ट आपका जो आता है वो आपके करंट अफेयर से आता है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आज फ्रॉम करंट अफेयर्स। इफ यू आर फोकस ऑन करंट अफेयर एंड लिटिल बिट फोकस ऑन बैंकिंग अवेयरनेस, देन इट इज गुड फॉर यू, आप आराम से कर लोगे वो। जी जी भैया। बैंकिंग का करंट अफेयर भी याद ही नहीं होता, कुछ समझ में ही नहीं आता है कि उसे कैसे समझे। कैसे समझें? ओके, किस तरीके से पूछा जाता है, कैसे होता है? ठीक है, कोई बात नहीं रिया, इस बार मैं जब क्लास सैटरडे को लूंगा, देन आई विल टेल यू दैट स्टडी, और मैं प्रॉपर आपको चीजें बताऊंगा। क्योंकि क्या है, असल में करंट अफेयर्स की क्लास मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग द करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे मिलती है ना, हाँ हाँ, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय मी एक्चुअली। और जब मैं प्रिपेयर करूंगा तो मैं टीच उसको ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता हूँ और इजिली वे में कर सकता हूँ चीजें। मतलब ये इतनी बड़ी आयरनी है, मुझे बैंकिंग में जाना है बट मुझे बैंक का करंट अफेयर समझ में ही नहीं आता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। देखिए, आप आईबीपीएस का फॉर्म फिल करोगे तो उसमें प्री में तो नहीं आता, मेंस पे आता है, लेकिन आरबीआई ग्रेड बी का जो फॉर्म आपने फिल किया होगा इस बार, आरबीआई ग्रेड बी आप फिल करोगे तो आरबीआई ग्रेड बी में करंट आप एक का 80 क्वेश्चन आएंगे जीए में। थोड़ा डीप क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता दूं, लिटरली थोड़ा डीप क्वेश्चन आते हैं आरबीआई ग्रेड बी के अंदर। मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखे तो लिटिल बिट डीप क्वेश्चन है सर, बट कोई बात नहीं, कितना डीप पूछ ले, मैं आपको ऐसा बढ़ा दूंगा, कितना भी डीप पूछ ले 80 में से मैं पूरी गारंटी ले सकता, बट आई गेस 50 to 54 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए वो पूछेंगे। 6 मार्च को पेपर है, 6 मार्च को पेपर है, आपको पता होना चाहिए ऑन द 6 मार्च। और इसका रिजल्ट बहुत फास्ट आता है, विद इन अ 2 days रिजल्ट आ जाता है इसका, आरबीआई ग्रेड बी का, ये ध्यान रखिएगा, विद इन अ 2 days, 2 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। और आपका शायद मेंस का पेपर 1 अप्रैल को है। ठीक है, बहुत फास्ट इसका रिक्रूटमेंट होता है, मई तक निपट जाएगा पूरा ये। प्रीलिम्स तो निकले पहले। हाँ, प्रीलिम्स कैसे निकले, ये बात है ना।
देखो करंट अफेयर वाले पार्ट पे मैं फोकस करूंगा और आपको एक ना एक जल्दी से मैं कैप्सूल बना के दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी आरबीआई ग्रेड की पी की भी हिसाब से और आने वाले अपकमिंग सीएचएसएल एग्जाम्स के लिए। अगर आप कुछ ऐसे फॉर्म, अगर आप कुछ बना रहे हो, मान लीजिए पीपीटी या बैंकिंग अवेयरनेस है, तो अगर कुछ टर्म्स आप यूज कर रहे हो तो उस टर्म्स की मीनिंग भी बता दीजिएगा, क्योंकि हम लोग मतलब और लोगों का नहीं पता मुझे, पर मैं बहुत अवेयर नहीं हूँ बैंकिंग और ये इकोनॉमिक्स के टर्म से। तो आप एक बार वो टर्म यूज होगा तो उसका मीनिंग भी बता दीजिएगा साइड में। जरूर बताएंगे और इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको बताऊंगा, कोई फालतू चीज नहीं पढ़ाऊंगा, जितनी आपके लिए जरूरी है उतनी चीज पढ़ाऊंगा। ना तो हमें बहुत ज्यादा ज्ञानी बनना है और ना तो हमें बेसिकली बहुत ज्यादा स्मार्ट बनना है, हमें उतना स्मार्ट बनना है जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बेसिकली फोकस ऑन एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, जुनेद इज टाइपिंग समथिंग। ओके, वेटलैंड डे था, यस। मैं तो भी नहीं स्मार्ट, कोई बात नहीं, स्मार्ट हो जाओगे। आदर्श, व्हाट इज द थीम? यस, I think I think after you said, I think I can safely say that I'm banking on you for banking. Yes, okay. आप टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मेरी क्लास देखना, मैं खुद ही एक्साइटेड हूँ करंट अफेयर्स पढ़ाने के लिए कि मुझे कब मिलेगी चीजें। मैं खुद ही चाह रहा था कि मुझे करंट अफेयर्स वाला पार्ट मिले और ताकि जुड़ने से मिले आप लोगों से, इंटरेक्शंस अच्छे होंगे। देखो मेरा पढ़ाने का स्टाइल होगा, क्योंकि देखो स्टैटिक पार्ट भी मेरे पास है, तो स्टैटिक से ही वही रिलेट करता जाऊंगा, तो आपकी क्लियर होती जाएंगी चीजें। ओके आदर्श, यस, वेटलैंड डे की थीम थी वेटलैंड एंड वाटर, ये करेक्ट आदर्श, ठीक है। वेटलैंड एंड वाटर था। वेटलैंड डे जनरली बायोडाइवर्सिटीज को, जो बायोडाइवर्सिटी है, अच्छा बायोडाइवर्सिटी डे कब बनाया जाता है? एनीबॉडी ट्राई व्हाट व्हेन इज बायोडाइवर्सिटी? मैं बार-बार इसलिए डे पूछता हूं क्योंकि क्लास आते हैं पेपर में, इसलिए पूछता हूं। बायोडाइवर्सिटी डे कब बनाया जाता है? एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? अगर जो ट्राई करना चाहता है तो बता सकता है। बायोडाइवर्सिटी डे कब बनाया जाता है? मई में मनाया जाता है क्या? हाँ, मई में होता है। मई में कौन सी मई को बनाया जाता है ये तो बताओ। एक हिंट बताऊं, जिस दिन वाटर डे बनाया जाता है, जिस डेट पे, उसी दिन बनाया जाता है। 22nd, यस, 22nd ऑफ मई। देखिए 22nd ऑफ मई में आपका बनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है। ओके, और 22 वाटर डे बनाया जाता है मार्च में, ठीक है। वाटर डे बनाया जाता है, ठीक है। ओके, माइन वाज वाइल्ड गेस। ओके, गेस कोई बात नहीं है, लेकिन 27 को आपका 27 नहीं 20 मई आपका 22 मई को बनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे। जैविकता दिवस बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। ओके, चलिए अब लोग देखते हैं आगे, क्लास में प्रोसीड करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इसकी थीम थी, बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए, फ्लोरा फ्यूना जितने भी चीज होती है उनको प्रमोट करने के लिए चीजें होती है, ठीक है। चलो क्लास अब देखते हैं। हाँ क्लास, मैं आपको एक चीज बता दूं, आज आपको बजट मिल जाएगा पूरा अलग से सेपरेट। अभी मैंने जो करंट अफेयर्स मेंशन करी उसमें बजट नहीं मिला होगा। आप लोग सोच रहे होगे सर बजट सर ने क्यों नहीं पेश किया? बजट भी मैं आपका करूंगा, ध्यान रखिएगा, बजट आपको उसके अंदर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स ले रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जानली जो आपके पेपर में बजट से क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे सीएचएसएल में, और बैंकिंग में आरबीआई के अंदर 5 से 4 क्वेश्चन बेस्ड ऑन करंट, बेस्ड ऑन बजट पे क्वेश्चन आएंगे। यस, ओके, यस यशिका। सर करंट अफेयर्स डेली बनाते हैं? यस, करंट अफेयर में डेली बनाता हूँ, कोई डाउट उसमें? बट नहीं सर, मैम को बोल दिया करे कि वो डेली बेसिस पे ही आया करे। कई बार होता है कि पिछले दिन के करंट अफेयर्स नेक्स्ट डे आते हैं, तो 2 तो साथ हो जाते हैं। ओके ओके ओके, नहीं असल में क्या हो गया था, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, प्रिपेयर नहीं कर पाया था, थोड़ा सा मतलब उसको बना नहीं पाया था, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया था। ठीक है, ओके सर, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ी सी इश्यूज आ रहे थे इसलिए कोई बात नहीं, ठीक है, अब हो जाएगा परफेक्ट, आपको डेली मिलेगा टाइम से। ओके, आई हैव हर्ड द बजट इज फेसिंग हार्श क्रिटिसिज्म। यस, बजट थोड़ा सा क्रिटिसिज्म वाला है, डिस्कस करूंगा पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मुझे वो नहीं चीजें करनी, ठीक है। हाँ, क्योंकि बजट के अंदर थोड़ा प्राइवेटाइजेशन करने का चल रहा है, ठीक है, बैंकिंग को भी प्राइवेटाइज करने का बात चल रही है, भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं, बाद में देखा जाएगा बजट के अंदर। देखिए क्लास, आपके टॉपिक पे आते हैं, चलिए टॉपिक की बात करते हैं। तो आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो एटम बेसिकली क्या चीज है, जैसे इस तरीके से जैसे आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हो, बायोलॉजी के अंदर आप जानते हो क्या चीज होती है, सेल होती है, सेल सबसे छोटी यूनिट होती है बायोलॉजी के अंदर। उसी तरीके से आपके केमिस्ट्री के अंदर जो एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है आपके, ठीक है। अब इस एटम के बाद क्या होता है, यस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दिस इज अ पार्ट ऑफ एन एटम,
ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। ठीक है, जो एटम था, एटम के बारे में सबसे पहले आगे स्लाइड्स कर देते हैं। एटम के बारे में सबसे पहले जिसने बताया था, मैंने कल आपको बताया था, किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। ठीक है, डाल्टन इज अ पर्सन हु गिव द नेम एन एटम, हु डिस्कवर्ड एन एटम, बिकॉज डाल्टन जो थ्योरी था, बट इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट। Yes, electron is not a smallest, electron is less, मतलब जिनका वेट होता है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके कंपैरिजन में सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन का वेट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेट इट इज लेस वेट, उसका वेट जो होता है आपका लेस होता है आपके। ठीक है, तो फिर एटम स्मॉलेस्ट नहीं होगा ना, नहीं, एटम आपका स्मॉलेस्ट नहीं हो। एटम स्मॉलेस्ट है, सबसे पहले देखा गया था डाल्टन के द्वारा, लेकिन जब उसके बाद देखा गया कि एटम को भी क्या कर सकता है, सब डिवाइड किया जा सकता है, इसके सब पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर द सब पार्टिकल्स, दीज आर द सब पार्टिकल्स। जैसे सेल था ना, जैसे सेल देखा गया, सेल को जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया, पहले पता कि सेल सबसे फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, जब सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया, जो कि एंटोन वॉन लियोनोव ने आपके डिस्कवर किया था, तो देखा गया कि सेल के अंदर भी क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं। उसी तरीके से एटम के अंदर भी देखा गया कि एटम के अंदर भी क्या होते हैं, इसके सब पार्टिकल्स होते हैं। उन्हीं सब पार्टिकल्स को बोला जाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जो हम लोग देखते हैं ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जिसपे पॉजिटिव चार्ज वो प्रोटॉन, जिसपे नेगेटिव चार्ज वो आपका इलेक्ट्रॉन, जिसपे कोई भी चार्ज नहीं वो क्या होता है, आपका न्यूट्रॉन कहलाता है। ठीक है, जल्दी ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर टिल डाल्टन गॉट डिसअप्रूव्ड, एटम वाज कंसीडर्ड द स्मॉलेस्ट। हाँ, वो बाद में डिस्कवर्ड, थोड़ा उसकी थ्योरी फेल हो गई थी उसके बाद। फिर उसके बाद जब फंडामेंटल पार्टिकल्स आए, मतलब जैसे सेल की थ्योरी कहती सेल होता है, लेकिन डाल्टन की थ्योरी गेट फेल्ड। डाल्टन थ्योरी गेट फेल्ड, क्योंकि जब डिस्कवरी करी गई तो देखा गया एटम के अंदर की चीजें पाई गई, और उस सब पार्टिकल्स को किसी ना किसी बंदे ने या किसी ना किसी आपके पर्सन ने उसको डिस्कवर्ड करा, किसी न किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड करा। दैट इज द थ्योरी ऑफ डाल्टन गेट फेल्ड। ओके देवप्रियो, ठीक है। अब क्या होता है आपका, सबसे पहले क्या होता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन की अगर बात करी जाए तो प्रोटॉन क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा पीपीटी में या आपके डॉक फाइल की, आपका प्रोटॉन क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्लास कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी कभी कभी आप लोग करते हो ना कि रदरफोर्ड ने करी कि गोल्ड आइंस्टीन ने करी, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। When you are solving the last year or previous year's question, you have to go to that kind of travel, that name the person who is discovered the proton. The person who discovered the proton is Gold Einstein. गोल्ड आइंस्टीन उस पजल का नाम था, लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रस्तुत करा गया, जब आपके एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब आपके ये परफॉर्म किया गया, तो अगर एक्सपेरिमेंट के थ्रू के हिसाब से करा तो आंसर क्या होगा, रदरफोर्ड होगा। ठीक है, डिड द एक्सपेरिमेंट, यस एक्सपेरिमेंट डन हुआ था, एक्सपेरिमेंट डन हुआ तो रदरफोर्ड डिस्कवरी की थी आपके। ठीक है, वैसे जो प्रोटॉन, देखो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटॉन का नेम किसने दिया था, तो आंसर होगा गोल्ड आइंस्टीन। ओके, इट इज क्लियर। ठीक है, यस इट इज थ्रू द कैथोड रे, यस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बेसिस पे आपका डिसाइड किया गया था। अगर आपका नेम की बात करी जाए तो आपका नेम था, तो आपका अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रोटॉन नेम इज गिवन बाय, तो आपका होगा गोल्ड आइंस्टीन। गोल्डस्टीन ने क्या था, इसका नाम दिया था। लेकिन आपसे एक्चुअली पूछा जाए हु डिस्कवर्ड अ प्रोटॉन, तो प्लीज रदरफोर्ड लगाया कहेगा। रदरफोर्ड इज अ नेम ऑफ ए पर्सन हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। ठीक है, अगर डिस्कवरी के बेसिस पे पूछा जाए तो आंसर होगा रदरफोर्ड। डिस्कवरी के बेसिस पे पूछा जाए तो आंसर क्या होगा आपका, रदरफोर्ड होगा। ठीक है, रदरफोर्ड जिसने अल्फा स्कैटरिंग मॉडल भी करा था, जिसने बताया था कि एटम के बीचों बीच क्या होता है, एक हैवी सब्सटेंस होता है जिसको न्यूक्लियस नाम दिया था। ठीक है, ठीक है, देवप्रिय ये एक्सपेरिमेंट करा था, जो आप एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं बिल्कुल सही एक्सपेरिमेंट का नाम है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है आपके, सॉरी प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, सबको पता है। चार्ज जो होता है वो आपका होता है 1.6 into 10⁻⁻19। चार्ज की यूनिट, व्हाट्स द यूनिट ऑफ चार्ज, अदिति पता है, कूलम। यस, कूलम इज अ नेम ऑफ अ सब्सटेंस, नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है आपके 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम इज अ चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब प्रोटॉन का मास लिखा हुआ है, ये आपका सॉरी ये इलेक्ट्रॉन का नहीं है, प्रोटॉन का मास होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन का मास कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये प्रोटॉन का मास कर लीजिएगा, ये जो पीडीएफ है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसके अंदर, इसको प्रोटॉन कर लीजिएगा प्लीज, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको प्रोटॉन कर लीजिएगा। ठीक है, प्रोटॉन का मास क्या होता है आपका, क्लास इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, उसको कट करके प्रोटॉन कर लीजिएगा। ठीक है, आप उसको नहीं कर सकते, प्रोटॉन कर लीजिएगा। ठीक है, प्रोटॉन है वो। ठीक है, प्रोटॉन का मास आपको लिखा हुआ है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ लर्न इट,
ये केवल मैंने आपको मेंशन कर दिया। ये कभी पेपर में आपसे नहीं पूछेगा कि प्रोटॉन का मास बताइए, इस तरीके से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैंने क्यों लिखा है ये अभी आपको चीजें बताऊंगा, ठीक है। अच्छा क्लास, अब आगे आ जाइए। आपका प्रोटॉन की डिस्कवरी पता चल गया, डिस्कवरी से क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है। इस पे चार्ज कितना होता है, बस इतना ही पूछेगा आपसे प्रोटॉन के बारे में। अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी क्या पूछी गई है, सबको पता है ना इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आपके जे थॉमसन ने करी है, ठीक है। जे थॉमसन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है आपका, नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप क्लास फास्ट तो नहीं जा रहा, कोई डाउट, यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है आपका, नेगेटिव चार्ज होता है। और जे थॉमसन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन एज अ सब पार्टिकल इन एन एटम। ओके रिया, इज एनी डाउट? कनेक्ट किया है फिर से तो अनम्यूट हो गया। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। कोई डाउट हो तुरंत लिख दिया करो ऐसे डाउट, ठीक है। कि कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता रहता तो बच्चों में देख समझ नहीं पाता कि कौन कहां पे क्या चीज है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, आपके जे थॉमसन ने करी थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, बस इतना पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करा था जनरली मिल्कमैन ने, उसने आपके बताया था। और ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता, केवल इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। कितना मास होता है ये चीज मेंशन हुई है, 1.9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है आपके, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन है, हु इज द पर्सन हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, आपके जे थॉमसन। और आपके प्रोटॉन की डिस्कवरी पूछी जाए तो रदरफोर्ड, ठीक है। अब अगला आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन वो होता है जिसपे ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो आपका नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रल जो न्यूट्रल होता है वो आपका क्या होता है, वो आपकी न्यूट्रल जो होती है वो चीज क्या कहती है, न्यूट्रॉन कहलाती है, मतलब, ठीक है, न्यूट्रॉन कहलाती है। इसकी खोज करता कई बार पूछेगा पेपर में। तो ही इज अ पर्सन हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इज जेम्स चैडविक। जे लिखा है ना, ये जो जे लिखा है इट इज जेम्स चैडविक। ये क्या है, ये आपके जेम्स चैडविक है। जेम्स चैडविक ने क्या करा था, इसको डिस्कवर्ड करा था, ठीक है। जेम्स चैडविक इज द नेम ऑफ ए पर्सन और द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन, ठीक है, जिसने न्यूट्रॉन की क्या करी थी, आपकी डिस्कवरी करी थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज होता है। और इसका मास जो होता है वो नियरली 1 होता है, 1 नियरली मास होता है। तो अगर मैं बात करूं इसको अरेंज करा जाए, इसको अरेंज करा जाए मास के बेसिस पे, तो क्या सीक्वेंस रहेगा क्लास, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द सीक्वेंस इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन अ सीडीएस पेपर, व्हाट्स द सीक्वेंस। अच्छा, सबसे ज्यादा इंद्रनील, यू आर राइट, सबसे ज्यादा मास किसका होगा, एनपी। एनपी मतलब एन फॉर न्यूट्रॉन, सबसे ज्यादा मास होगा न्यूट्रॉन का। फिर उसके बाद किसका होगा, प्रोटॉन का। फिर सबसे कम किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। दैट इज द सीक्वेंस दैट इज रिटन बाय इंद्रनील, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट इंद्रनील। तो बिल्कुल एनपी, ये एनपीए नहीं है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंकिंग वाला नहीं है, वो बात अलग है एनपी। ये एनपी ही की बात चल रही है, ठीक है। एनपी मतलब न्यूट्रॉन का सबसे ज्यादा, फिर प्रोटॉन का, और सबसे कम किसका, इलेक्ट्रॉन का। कभी कभी सीक्वेंस आ जाता है, सबसे कभी कभी क्या होता है, रिएक्टिविटी में ऑप्शंस आ जाते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्टिविटी इज करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से आप फिल करोगे। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो है क्या चीज है, एटम क्या चीज थी पहले। देखो एटम है क्या, सब लोग देखेंगे स्क्रीन पे। ये सबसे पहले एटम इस तरीके से देखा गया, जैसे सेल होता है उसी तरीके से क्या होती है, एटम होता है। अब एटम के अंदर क्या होती है, ये शेल्स होती है, ये जो आपको दिखाई दे रही है शेल होती है। इस तरीके से क्या होती है, KLMN शेल्स होती हैं। ये क्या होती है, दीज आर द शेल्स। ये क्या होता है, आपका एटम होता है। और एटम के अंदर क्या होती है, ये जो गोले दिखाई दे रहे हैं, जो वेन डायग्राम बनाते हो ना आप लोग, इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर वेन डायग्राम जो आपको रीजनिंग में पढ़ते हो, ये उसी तरीके का डायग्राम है। तो ये चीज क्या है, ये चीज कहलाती है शेल्स कहलाती है। और इसके अंदर क्या होती है, इसकी सब शेल्स कहलाती है, शेल्स कहलाती है। जल्दी शेल, ये शेल का नाम होता है आपके KLMN। इस तरीके से नंबर ऑफ शेल्स होती हैं, क्योंकि इन्हीं शेल्स में अंदर क्या होते हैं। अब आपका क्या होता है, सबसे हैवीएस्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, बीच में, जैसे सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसी तरीके से आपके यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। बिल्कुल सेंटर पे आपके एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये पूरा डिस्कवरी करी गई। अच्छा, जे थॉमसन के मॉडल को भी बोला जाता है आपके वाटरमेलन मॉडल, क्योंकि जे थॉमसन ने कंपैरिजन करा था वाटरमेलन से। जिस तरीके से वाटरमेलन तरबूज होता है, तरबूज के अंदर क्या होता है, लाल लाल होता है अंदर से, ठीक है। और तरबूज के अंदर लाल लाल होता है। और जे थॉमसन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एटम के अंदर पाए जाते हैं। इसकी थ्योरी फेल हुई थी, ठीक है। जे थॉमसन ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम के अंदर मौजूद होते हैं। दैट मींस द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इनसाइड द एटम, बट इट्स थ्योरी गेट फेल्ड। ही कंपेयर इट्स मॉडल विद द वाटरमेलन मॉडल।
वाटरमेलन या बोर मॉडल किसे कहते हैं सर? बोर मॉडल अभी आगे आया था, बोर ने बिल्कुल करेक्ट करके बताया था। बोर मॉडल क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व करते हैं और जो आपका एटम और आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं वो आपके बीच में पाए जाते हैं। ये बोर मॉडल था आपका, ठीक है। बोर मॉडल आगे जाएगा। पहले जे थॉमसन की थोड़ी फेल हुई थी। जे थॉमसन ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, एटम के अंदर होते हैं, एटम के अंदर मौजूद होते हैं, मतलब इसके अंदर होते हैं। इन्होंने बोला इस तरीके से, जे थॉमसन ने कैसे बोला, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ रहा है सबको क्लास? ठीक है, होता है इस तरीके से, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से, जैसे तरबूज होता है ना। ही कंपेयर हिज मॉडल, डाल्टन ने बताया था, ओके यस डाल्टन ने बताया था, ठीक है। डाल्टन ने केवल एटम के बारे में बताया था। फिर डाल्टन की जब आगे डिस्कवरी हुई, जब आपके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो देखा कि अंडर आपके डाल्टन की थोड़ी फेल होती है और एटम के अंदर भी क्या होता है, कुछ सब पार्टिकल्स आपके मौजूद होते हैं। तो फिर जे थॉमसन आए, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम के अंदर होते हैं। जैसे वाटरमेलन होता है ना, वाटरमेलन के अंदर जैसे लाल लाल होता है, लाल लाल वाटरमेलन होता है, उसके अंदर काले काले बीज होते हैं। तो वो काले काले बीज को कंपैरिजन पता क्या था जे थॉमसन ने कहा था, वो उसको कंपैरिजन करता इलेक्ट्रॉन से, उसको कंपैरिजन करता इलेक्ट्रॉन से। बट ये जे थॉमसन की थ्योरी भी क्या हुई, फेल हुई। जब जे थॉमसन की थ्योरी फेल हुई, फिर इसके बाद आया था रदरफोर्ड। कौन आया था क्लास? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या करा, अल्फा स्कैटरिंग करी, लिखा होगा शायद आगे जाके। रदरफोर्ड ने क्या करा, अल्फा स्कैटरिंग करी थी। मतलब रदरफोर्ड ने क्या करा, आपकी अल्फा स्कैटरिंग करी थी। मतलब इस तरीके से, एक तरीके से रदरफोर्ड ने क्या करता, शिल्ट लगाई थी यहाँ पे और यहाँ पे एटम को रखा था, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या करा था, इस तरीके से एटम कर रहा था। अल्फा पार्टिकल्स की गन से क्या करा था इन्होंने, अल्फा पार्टिकल से क्या करती, बम्बार्डिंग कराई थी। अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग कराई थी, कुछ याद आ रहा है? बम्बार्डिंग कराई थी। और बम्बार्डिंग कराने के बाद क्या हुआ था, 30% जो इलेक्ट्रॉन थे, जो आपके अल्फा पार्टिकल्स थे, वो तो आगे क्रॉस कर गए, लेकिन जो बचे हुए रेस्ट ऑफ 70 पार्टिकल्स थे, जो 70% अल्फा पार्टिकल्स थे, वो टकरा के वापस आ गए, वो टकरा के वापस आ गए। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने कहा कि एटम के बिल्कुल बीचों बीच कुछ ना कुछ चीज क्या पाई जाती है, हैवी चीज पाई जाती है। क्या चीज पाई जाती है? कोई ना कोई चीज हैवी पाई जाती है, और इसी हैवी चीज का नाम दिया आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई? तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी? आपके रदरफोर्ड ने करी। इट इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट आई एम सेइंग, इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर नहीं हुआ तो फिर से मैं बता सकता हूं। देवापुरी, इट इज क्लियर टू यू? Aditi, it is clear to you? Riya, it is clear to you? Yashika is clear to you? Indranil is correct to you? सब जल्दी से यस लिख दो, देखो सबके नाम मुझे याद हो गए। अब क्लियर है ना? तो जब से पहले जे थॉमसन ने बताया, किससे? वाटरमेलन से। वाटरमेलन से कंपैरिजन करा तो उसने बताया ये थोड़ी फेल हुई, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, रदरफोर्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी, तो रदरफोर्ड ने करी। रदरफोर्ड ने क्या करा, अल्फा स्कैटरिंग करी, पार्टिकल को करा, 30% तो क्रॉस चले गए, लेकिन 70% टकरा के वापस आ गए। जब भी कोई चीज टकरा के वापस आएगी तो इसका मतलब वहां पे बताया गया रदरफोर्ड ने कि एटम के बिल्कुल बीचों बीच क्या होती, कोई चीज हैवी पाई जाती, कोई बहुत चीज भारी चीज होती है, और उसी भारी चीज का नाम किसने दिया? आपका उसी भारी चीज का नाम न्यूक्लियस कहा गया, ठीक है। न्यूक्लियस जो कि एटम के बिल्कुल बीचों बीच क्या होता है, आपका मौजूद होता है। फिर इसके बाद आपके बोर मॉडल आए। फिर बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में जो फाइनली बना कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एटम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, और बिल्कुल बीचों बीच क्या होता है, बिल्कुल बीचों बीच क्या होता है आपके, मिटा देता हूं, और बिल्कुल बीचों बीच क्या होता है आपकी एक हैवी सब्सटेंस पाया जाता है बिल्कुल बीचों बीच, जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? जिसको न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, रिवॉल्व करते हैं। ये एटम का जो पूरा स्ट्रक्चर बना, दैट इज बोर मॉडल। इट इज विच इज जिस जो आदर्श ने मुझसे पूछा था, आदर्श ये बोर मॉडल होता है आपका। बोर ने इसको करेक्ट करा बिल्कुल, लेकिन बोर की थ्योरी भी फेल्ड हुई थी। अब वाउ फिंसवल सुना होगा, वो इतना डिटेल में हमें नहीं जाना। अगर आप डिटेल में जाओगे तो 11th में पहुंच जाओगे, इतना डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे लिए जितना जरूरी है उतना मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ाया आज? हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। सबसे पहले डाल्टन ने एटम के बारे में बताया, लेकिन डाल्टन की थोड़ी फेल हुई। फिर उसके बाद जे थॉमसन आए। जे थॉमसन ने कंपैरिजन करा एटम को वाटरमेलन से, उसकी भी थ्योरी फेल हुई। उसके बाद थोड़ी जब फेल हुई, फिर रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा तो उसने देखा कि एटम के बिल्कुल बीचों बीच क्या होती है, हैवी सब्सटेंस पाया जाता है, या हैवी चीज पाई जाती है, उसी का नाम न्यूक्लियस दिया। और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस किसका कंपोज होता है, न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंपोज होता है। और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक आपस में मिल जाते हैं तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? इसी को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। When the combined form of proton and neutron in an atom
which is in the nucleus, which is present in the nucleus, that is called nucleons. Yes, okay. Plum pudding model, yes. हाँ, प्लम पुडिंग मॉडल नहीं है, हाँ प्लम पुडिंग भी कहते हैं इसको, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है इसको। इट इज आल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल आल्सो। प्लम पुडिंग भी बोलते हैं, वाटरमेलन भी बोलते हैं। वाटरमेलन आपको आसानी से समझ में आ जाता, इसलिए बेसिकली मैंने आपको वाटरमेलन का एग्जांपल लेके बताया, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल है सर, हाँ दोनों कह सकते हो। मैंने वाटरमेलन इसलिए टेकन करा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। वाटरमेलन सबने देखा होता है, सब चीजें पता होती, इसलिए बेसिकली आपका, इसलिए आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ, क्योंकि एनसीईआरटीज वगैरह में मेंशन्ड है, और जो भी चीज मैं आपको पढ़ाता हूँ वो चीज एनसीईआरटी बेस को लेके पढ़ाता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि एनसीईआरटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है किताब, उसी को लेके बनाते हैं। तो समझ में आ गया न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी आपकी किसने? रदरफोर्ड ने डिस्कवरी करी। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी ऐसे हुई, क्या हुई? एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी ऐसे हुई, रदरफोर्ड ने करी। कैसे डिस्कवरी करी? अल्फा स्कैटरिंग मॉडल से, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल से, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ दीदी, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। बस ये एटम था, इसका स्ट्रक्चर जितना आपके लिए जरूरी है उतना ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, चलिए क्लास, अब आपका क्या है, अब ये यही लिखा हुआ जो मैंने पढ़ाया आपको। देखो सबसे पहले मैं आपको समझाने पे ज्यादा फोकस करता हूं, मैं रीड कर दूंगा वो चीज अलग बेटर है। अब वही चीज लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको हिंदी में सीधी भाषा में समझाई, आपको जो बिल्कुल देशी भाषा में आपको चीजें समझाई, वही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है कि इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग मॉडल परफॉर्म करा था, हीलियम एटम लिया था, फॉल करा, थिन बॉयल फॉइल आपको बोला जाता है इस तरीके से। और न्यूक्लियस किसका कंपोज होता है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, दैट इज ये, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, फटाफट बताओ, अब आपको आसानी से समझ में आएगी। ये क्या होती है? कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं। क्या होता है, कभी कभी देखो क्वेश्चन कैसे आता है, जल्दी क्या होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये डेफिनेशन दे देगा। आपके क्या होता है, अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में देखा गया है कि एग्जामिनर गिव द डेफिनेशन और गिव द स्टेटमेंट एंड आस्क्ड फ्रॉम यू व्हाट इज दैट, it is asked by the examiner from you। okay, किस तरीके से क्वेश्चन आता है? ओके देवप्रिया, यू आर करेक्ट। द प्रोटॉन नंबर, जितना प्रोटॉन नंबर है वो चीज क्या होती है आपकी? एटॉमिक नंबर कहलाती है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, प्रोटॉन के नंबर एक न्यूक्लियस में क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहलाते हैं, ठीक है, प्रोटॉन नंबर। और मास नंबर क्या कहलाते हैं आपके? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन बराबर, क्योंकि क्या होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की काउंट बराबर ही बराबर होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी मेंटेन होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ताकि इलेक्ट्रॉन इजीली रिवॉल्व हो जाता है आपका, ठीक है। कोई फोर्स लगती होगी इसलिए बेसिकली आपके होता है, ठीक है। अच्छा, मास नंबर क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स। मास नंबर क्या होता है आपके? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये कहलाता है मास नंबर। इट इज क्लियर अदिति? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का अगर सम लेंगे तो बनता है वो मास नंबर। क्या बनता है? वो बनता है मास नंबर, या इसको एटॉमिक मास भी बोलते हैं, इसको एटॉमिक मास भी बोलते हैं आपके, तो दूसरा नाम एटॉमिक मास होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, मैं बताता हूं आपको। आपसे क्या होगा, एक एलिमेंट देगा, एक आइसोटोप देगा, और आपसे पूछेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ कितने होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी क्वेश्चन दूंगा, बताना। एक न्यूमेरिकल दूंगा छोटा सा, एक न्यूमेरिकल दूंगा छोटा सा, जब पढ़ाने के बाद आपको, ठीक है। एक न्यूमेरिकल दूंगा, सब लोग करोगे, छोटा सा एक न्यूमेरिकल दूंगा, ठीक है, चलो पढ़ाने के बाद। तो एटॉमिक नंबर क्लियर है एवरीवन? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एटम के अंदर, दैट इज एटॉमिक नंबर। वो क्या होता है आपका? एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और जितने सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियॉन्स के अंदर होते हैं, दैट इज कॉल्ड मास नंबर। इफ यू आर क्लियर, जस्ट रिटन क्लियर सर, रिटन लिखो, क्लियर लिखो, फटाफट फटाफट लिखो अगर आपको क्लियरिटी है। ओके, क्लियर है ना? देखो कुछ नहीं है, डेफिनेशन है, इट इज द ओनली डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन देगा और आपसे पूछेगा क्या चीज होती है, और कोई क्वेश्चन इस तरीके से, कोई स्पेशल क्वेश्चन आपसे पूछने वाला नहीं है। जो स्पेशल क्वेश्चन पूछेगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जहां पूछेगा, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी सीडीएस वगैरह में डेफिनेशन आ जाती है। अब क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं? देखो ये टर्म दिखाई दे रही है, आइसोटोप्स क्या होते हैं? देखो क्लास, जब किसी भी चीज का क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम हो। पहले आपको बता देता हूं, जैसे क्या होता है, जैसे एक एक्स एलिमेंट है, ठीक है, मैं बता रहा हूं, एक एलिमेंट है, कोई एक्स है पहले, ठीक है। P is the same in N is different, या वो भी कह सकते हो आप, करेक्ट है देवपुरु। पहले मैं समझा दूं, देखो है क्या।
कोई एक एक्स एलिमेंट है, ठीक है, मान लिया एक एक्स एलिमेंट होता है, ठीक है। अब यहां क्या होता है, एक चीज अगर रिटन होती ए, मान लिया कोई एक नंबर लिखा हुआ है ए और यहां कोई नंबर लिखा हुआ है बी, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। एक कोई एलिमेंट है एक्स, नीचे अगर लिखा रहता है ए और ऊपर लिखा है तो बी, तो ये जो नीचे वाला है ये बताता है एटॉमिक नंबर को। तो बताता है क्लास, एटॉमिक नंबर को बताता है। क्या बताता है, ये एटॉमिक नंबर को बताता है। और जो ये बी पे लिखा हुआ है, ये जो बी पे लिखा हुआ है ये बताता है किसको, ये बताता है मास नंबर को बताता है। ये दिस इज द डोनेशन। ये डोनेट कैसे करा है, डिनोट कैसे करे जाते हैं, डिनोनेट कैसे करे जाते हैं, बताया कैसे जाता है कि एक एलिमेंट एक्स है, अगर कोई चीज नीचे लिखी हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर कहलाता है। और कोई चीज ऊपर लिखी हो तो क्या होता है, आपके मास नंबर कहलाया जाता है। जैसे यूरेनियम, सब लोग जानते हो कि यूरेनियम का जो आइसोटोप यूज होता है आपका 235 और 92। तो अगर मैं पूछूं ये कोई एलिमेंट है यूरेनियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप कैसे बताओगे, इसका एटॉमिक नंबर 92 है, इसका मास नंबर क्या है, तो 235। इट इज क्लियर अदिति? सर हमें ये कैसे लिखे होंगे नंबर, नहीं ये याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको बता रहा हूं, जस्ट एक एग्जांपल हो रहा है, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज अ पोजीशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज अ पोजीशन ऑफ मास नंबर व्हेन एन एलिमेंट इज गिवन टू यू। ओके आदिति, आदिति इट इज क्लियर ना? एक एलिमेंट है, मैं बता रहा हूं, अभी आपको चीजें समझाऊंगा, चीजें अभी आपसे कुछ चीज समझाऊंगा, आपको एक बेसिक भी चीजें समझाऊंगा। यशिका इट इज क्लियर ना? चलो ये क्या होता है एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है आपका मास नंबर होता है। चलो अब बताते हैं अब क्या होता है आइसोटोप, क्या होता है, जिसका ऐसा एलिमेंट जिसका मास नंबर डिफरेंट हो, मतलब ये क्या हो, ये चीज डिफरेंट हो और ये चीज क्या हो, सेम हो, ये चीज क्या हो, सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, वो चीज क्या कहलाती है, आइसोटोप कहलाती है। इट इज क्लियर टू ऑल? यस, टॉप डिफरेंट और बॉटम रिमेन सेम, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। क्या कहते हैं इसको, आइसोटोप्स। नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाला मास नंबर होता है, बस जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो वो चीज क्या कहलाती है, आइसोटोप्स, और जिसका मास नंबर डिफरेंट हो वो भी चीज आइसोटोप्स ही कहलाती है। अब डेफिनेशन लिखी हुई है, ये देशी भाषा में लिखी हुई है पूरी, जो मैंने जितना बताया वो चीज लिखी हुई है इसके अंदर, ठीक है, आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। पहले मैं बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं आपको, पहले सिंपल सी हिंदी भाषा में समझाना चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए चीज, ठीक है, फिर स्टेटमेंट में वही चीज लिखी हुई है आगे, ठीक है। अब क्या होते हैं, जैसे कुछ आइसोटोप्स यूज करे जाते हैं, अब कुछ क्या होते हैं आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपको दे रहा हूं, आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताना, मुझे बताओ, मुझे क्वेश्चन पूछूं सर, बट सर द डिफरेंस विल बी बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन, राइट? यस, डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन मैं पूछने वाला हूं। अब आपके लिए क्वेश्चन है क्लास, एक क्वेश्चन दूं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पढ़ा हो, यस यशिका सर अगर आप एटम्स की बात कर रहे हो तो वो मतलब ना पता नहीं पोटेशियम और सोडियम का समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, एक बार उसे मेरे को ढंग से बता। अच्छा मैं कल अच्छा अभी तक वो आपकी कीड़ा चल रहा है बिल्कुल। हाँ सर पता नहीं सर आप मतलब ऐसे हम लोग कर सकते हैं, वो 1:2, 2:2, 2p3, 2p6 वैसे करके जो लास्ट में जो रिएक्टिव नंबर जो वैलेंसी रहेगा उस हिसाब से वी कैन मेक हर अंडरस्टैंड, राइट? मतलब उस हिसाब से तो वी डिसाइड द हाउ मच रिएक्टिव और स्टेबल एन एलिमेंट विल बी, राइट? एक्चुअली मैम क्या होता है, सोडियम पोटेशियम जो होता है आपके, ये एक ही ग्रुप में आते हैं आपके, असल में बात ये है, सेम ग्रुप के आपके आते हैं, तो एक ही ग्रुप में आते हैं। जब आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे एक ही ग्रुप में आते हैं, तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में आपके एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोडियम पोटेशियम दोनों की एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये बात है, लेकिन अगर आपके जैसे मैंने कोई क्वेश्चन शायद दिया था उसमें सोडियम पोटेशियम दोनों मेंशन था सर, तभी से दिमाग में घूम रहा है सर, वही पढ़ा था तभी से ही पीछे पड़ गई हूँ मैं इस क्वेश्चन के। वो क्वेश्चन पता किसमें आया हुआ है, वो आपके क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान पीसीएस के पेपर में, वो क्वेश्चन जो है राजस्थान पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। तो रिएक्टिविटी में आपका जो पोटेशियम है इन कंपैरिजन सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, ये ध्यान रखना। एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि उसका क्या होता है रिएक्टिव इसलिए क्योंकि एक तो पोटेशियम का वेट जो ज्यादा होता है, वेट भी थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। और क्या होता है बेसिकली, जब वेट ज्यादा होता है तो बेसिकली इसमें क्या होती है एनर्जी,
बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो उसके लिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो आप देखो सोडियम पोटेशियम में पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। रिएक्टिव तो समझ आ गया, बट सर जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो तो सोडियम की ज्यादा है। हाँ सोडियम की ज्यादा है, लेकिन है रीजन, चलो एक बार मैं चेक करता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मतलब मेरे को सिर्फ इसका आंसर दे दीजिए, अगर क्वेश्चन में पेपर में आया कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है और दोनों हुए, और ऑप्शन ये नहीं है सर कि बोथ लगाना है और अलग से गोल्ड और आयरन दे दिया, तब क्या आंसर टिक करना है, आप बस मुझे ये बता दीजिए। पोटेशियम, ठीक है पोटेशियम टिक करोगे, ठीक है। पोटेशियम, तभी मैंने जानबूझ के वो क्वेश्चन डाला था ताकि आप सब सोचो सोडियम आंसर होगा, इसलिए जानबूझ के डाला था आपको घुमाने के लिए मैंने। अगर मैं सीधा पूछ देता तो फिर फायदा क्या होता, सब तो सोडियम लगा ही देते। ओके, वैसे एक रीजन दूंगा मैं आपको, शायद कुछ ऑक्साइड का फर्क होता है कि पोटेशियम जो होता है अपनी ऑक्साइड जो होती है वो काफी हार्मफुल बनाता है, ऑक्साइड हार्मफुल बनाता है इन कंपैरिजन टू सोडियम, दैट इज व्हाई पोटेशियम क्या होता है मोर रिएक्टिव देन सोडियम होता है, ये कुछ ऐसा रीजन है, ठीक है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है। अच्छा हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपका यूरेनियम लिखा हुआ है, ये यूरेनियम 230 और 92, मुझे इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करके दिखाइए जरा। 144 144, ओके। Sir, I can't see the slide, but no issues. If you can just tell me the proton and the mass number, I think I can get you the answer. अच्छा, मैं 235 और 92, Okay. हाँ माइनस कर रहे हैं, इंदर यू आर राइट, यही तो करना होगा। अच्छा होता क्या है, मास नंबर क्या होता है मुझे बताओ, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। मास नंबर क्या होता है, मैंने ऊपर वाला क्या बताया था आपको, ऊपर क्या होता है 235 है, न्यूट्रॉन निकालने हैं, प्रोटॉन कितने दे रखे हैं, प्रोटॉन क्या होता है एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन इस एटॉमिक नंबर था 92, ये इधर लेके जाओगे कितना आया 143, करेक्ट है, सबने 143 बिल्कुल करेक्ट बताया आंसर। क्लियरिटी है ये क्वेश्चन आया हुआ है रिया, यस सर, अंडरस्टैंड, हाँ पक्का ना, हाँ सर किसी को डाउट ओके यार, पता क्या होता है जब वर्चुअली पढ़ा तो समझ में नहीं आता कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है, इसलिए पूछता हूँ मैं। अगर ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो वो चीजें समझ में आ जाती हैं चीजें, ठीक है। सर ये प्लूटो अकेडमी में ऑफलाइन भी होती है क्या? अभी मैम कोविड के कारण नहीं हो रही, नहीं पहले होती, हाँ पहले होती थी मैम, और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली होगी, ठीक है। हेलो हेलो, हेलो, तो यूरेनियम समझ में आ गया। यस तो यूरेनियम का जो हम लोग यूज करते हैं, यूरेनियम कहाँ यूज करते हैं हम लोग, न्यूक्लियर रिएक्टर में। यूरेनियम के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है 238 और एक होता है ये वाला, ठीक है, दो आइसोटोप्स। अब आप देख रहे हो ना इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो ऐसे दो आइसोटोप्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट क्या है आपका मास नंबर, तो ये चीज क्या कहलाती है, यही चीज आइसोटोप्स कहलाती है। समझ में आ गया। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में फिजन होता है कि फ्यूजन होता है? बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी मैं कंफ्यूज हो गई अचानक से। तो आप ही लोगों से पूछूंगा, इंद्रनील बताओ क्या होता है, फ्यूजन फिशन, फिशन होता है, फिशन, फिशन मतलब क्या होता है जो आपका ब्रेक डाउन होता है, ओके। और सन के अंदर क्या होता है, फ्यूजन, फ्यूजन होता है, यस, ओके। ये बताऊंगा न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फिशन, ये आएगा रेडियो एक्टिविटी के अंदर,
ठीक है। अच्छा, भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर कौन सी गैस रिलीज हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत आता है। मीथेन नहीं। विच गैस इज रिलीज्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, करेक्ट। फॉस्फिन नहीं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, CH3NCO इसका फॉर्मूला होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये ट्रेजेडी कब हुई थी? When it will happen? Anybody wants to try? क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बहुत पहले। नो नो 1983 में नहीं, नो नो नो, थोड़ा इधर आसपास ही जाओ, यशिका सही हो। 1984। हाँ 1984 डेट तो बता दो, दिसंबर में हुई थी। कौन सी डेट? कभी कभी एग्जामिनर यही पूछ देता है। हाँ 25 दिसंबर को करा लो, क्रिसमस और सब कुछ। सुनामी भी ले आए थे तो मैं देवप्रियो। 2 दिसंबर 1984। 2 दिसंबर आसपास हो। 3 2 है सर, देख लो। देख लिया सर, यार मैंने तो 3 देखा था। सर ये आप लोग याद कैसे रखते हैं? मतलब कौन से साल में, उसके कौन से महीने में, उसके कौन से दिन में? मतलब इट सीम्स लाइक मतलब ये सब पढ़ा पढ़ा के याद हो जाता है अपने आप। आप कोई भी चीज को अगर 10 से 5 बार बोलोगे, किसी को बोलोगे, तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। सर 2 है। एक तो आपके क्लास का वक्त मेरा नेट बिगड़ जाता है। पूरा नेट खत्म कर देते हो। इट्स 2। मैं चेक करता हूँ, वैसे मैंने तो 3 देखा था, पेपर में 3 आया हुआ है। सर चेरनोबिल का भी तो पूछ सकते हैं। चेरनोबिल का। हाँ उसके लिए पूछ सकते हैं, न्यूक्लियर के लिए जो हुआ था बेसिकली, रेडियो एक्टिविटी। सर इसका आंसर 3 होगा। इट इज मेंशन्ड इन गूगल इज 2 और 3, बट इसका जो राइट आंसर है वो 3 होगा। जुनेद, क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो राइट आंसर जुनेद 3 होगा। आप 3 दिसंबर लगाना, 2 दिसंबर मत लगाना, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। इट इज 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984 है। क्वेश्चन भी मैं दिखा दूंगा, आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, 3 दिसंबर 1984 में ही ये ट्रेजेडी हुई थी आपके। ठीक है, और ब्लू स्टार जानते हो, ऑपरेशन ब्लू स्टार? ऑपरेशन ब्लू स्टार, एनीबडी इज नो? इंदिरा गांधी, यस, फॉर व्हाट? बस इंदिरा गांधी जी ने करवाया था ये गोल्डन टेम्पल। यस, गोल्डन टेम्पल। Who is the founder of Golden Temple? Which Sikh guru is the founder of Golden Temple? क्योंकि सिख से क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के अंदर। गुरु गोविंद सिंह। नो, शुरुआत के 5 गुरु थे ना, वो बहुत पीस माइंड के थे, और जो 5 के बाद जितने भी आए थे, गुरु अर्जन देव, गुरु अर्जन देव, ठीक है। इसके बाद गुरु रामदास,
हाँ, स्टार्ट में नहीं होते। गुरु गोविंद सिंह आपके 10th गुरु है। अरे जब हिस्ट्री वाली मैम पढ़ाएंगी तब बताएंगे सबको, अभी मैंने बस बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, तो यूरेनियम को कहाँ यूज करते हैं हम लोग? न्यूक्लियर रिएक्टर में। अच्छा, कोबाल्ट का यूज कहाँ करते हैं? कोबाल्ट का यूज अच्छा, हिस्ट्री की क्लास आप नहीं लेते, ओके कोई बात नहीं। कोबाल्ट का यूज कहाँ करते हो आप लोग? कैंसर में। न्यूक्लियर रिएक्टर की रॉड में? नो आदर्श, न्यूक्लियर रिएक्टर की रॉड में बोरॉन और कैडमियम यूज करते हैं। कोबाल्ट एल्युमिनियम एलॉय के में यूज करते हैं आपके, ठीक है। कोबाल्ट का यूज जैसे कैंसर में करते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट का यूज करते हैं। अब मैंने क्यों बताया? अब मैंने इसलिए बताया, कभी कभी क्या होता है कुछ छोटे छोटे एग्जाम्स के अंदर ये मैचिंग आ जाती है, आपकी मैचिंग आ जाती है, इसलिए बेसिकली आपको कराया जा रहा है, ठीक है। जेट टरबाइन में भी यूज करते हैं। अच्छा, आयोडीन का यूज, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? गोइटर। इसके आइसोटोप्स होते हैं, दीज आर द आइसोटोप्स, आइसोटोप्स होते हैं। तो बेसिकली उनके ट्रीटमेंट में उनकी बेसिकली हम लोग आइसोटोप्स का यूज करते हैं। यस रिया, ये आइसोटोप्स के हम लोग को मास नंबर सब याद करना पड़ेगा, ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब? आपसे क्या होगा, याद नहीं करना पड़ेगा। आपसे क्या होगा, मैचिंग में क्वेश्चन आ सकता है। व्हेन यू गिविंग द क्वेश्चन, व्हेन यू गिविंग एन एग्जामिनेशन, आपसे मैचिंग आ सकता है। आपको एक साइड आइसोटोप्स लिखे होंगे कोबाल्ट में, इसके इधर एक साइड यूजेस लिखे होंगे। यू हैव टू डू मैचिंग। ऐसा तो नहीं होगा कि ये लोग कोबाल्ट के सारे आइसोटोप्स दे देंगे और बोलेंगे कौन सा कैंसर में ट्रीटमेंट में यूज होता है? नो 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 नो, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। आपसे क्या होता है, कोबाल्ट के आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोबाल्ट के आइसोटोप्स दे दिए आपको, आइसोटोप्स दे दिए, आइसोटोप ने कोबाल्ट बता दिया। अब इसमें बताओ क्या चीज सेम है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, कि ये क्या बताना चाह रहा है? आइसोटोप्स है कि आइसोटोन्स है? ऐसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे पर्टिकुलर नहीं है कि आपसे पूछेगा इसका पर्टिकुलर कहाँ यूज होता है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और इससे कभी भी नहीं पूछा गया है। हाँ, गामा रेस ग्रुपी में यूज करा जाता है। तब पूछा जाएगा तो ऐसे आएगा मैडम, जो आपका डाउट था ना रिया, जो आपका डाउट था ना वो तो ऐसे आएगा तो, और इसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो मतलब मुझे याद करना पड़ेगा कोबाल्ट 60 कैंसर। लेकिन एक पर्टिकुलर याद रखो, जो आर्सेनिक 74 डिस्ट्रिक्ट होता है, ट्यूमर को डिटेक्ट करने में होता है, बस यही है इंपॉर्टेंट। इससे बात नहीं पूछेगा, यही पूछेगा है अभी तक, यही पूछेगा। सोडियम का 24 का यूज होता है ब्लड क्लॉट में, आयोडीन का यूज होता है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड होता है ना यहाँ पे जो होता है गले पे, हाँ गले के अंदर, यही जो गेंगा रोग हो जाता है आप भूल जाता है। और कोबाल्ट की ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, मतलब आपसे ऐसे देगा क्वेश्चन, किसी को शफल कर देगा, किसी को शफल कर देगा और आपसे मैचिंग करवा देगा। अगर आप कुछ स्टेट पीसीएस एग्जाम वगैरह कर दोगे उसमें ये बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो क्लैरिटी होगी आइसोटोप्स क्या होते हैं, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको ये दे देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा और ऐसे दे देगा। बताओ ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, व्हाट इज स्टेल्स? तो आप क्या बताओगे, ये बताओगे ये आइसोटोप है। कैसे बताया? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। ऐसे करके क्वेश्चन सीडीएस में आया था। सीडीएस 2019 का जो पहला पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था ये इस तरीके से, मतलब 2 एग्जाम्पल देती थे, तो ये बताओ ये किस टर्मिनोलॉजीज को बता रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। और इसके आर्सेनिक यूज पढ़ लेना, इसके यूज इंपॉर्टेंट है। अब आइसोबार क्या होता है? आइसोबार क्या? आइसोटोप का बिल्कुल उल्टा, समझ में आ गया? आइसोबार क्या होगा? आइसोटोप का बिल्कुल उल्टा, मतलब जिसमें मास नंबर सेम हो, जिसमें मास नंबर सेम हो, ऊपर वाला सेम हो और नीचे वाला डिफरेंट हो, वो चीज क्या कहलाती है? आइसोबार कहलाती है। यही लिखा हुआ है, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये बढ़िया सा एग्जाम्पल, पक्का गलत नहीं करोगी, गलत नहीं करना ये शिका, बिल्कुल भी गलत नहीं करने की जरूरत है। एक को याद रखो, दूसरे को भूल जाओ। एक को याद रखो, दूसरे को भूल जाओ। दोनों को याद रखोगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देख रहे हो क्या है, आपके एलिमेंट ले लिए सारे, अब सबके एटॉमिक मास
क्या है, सेम है, या मास नंबर क्या है, सेम है, लेकिन ये सबके डिफरेंट होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोबार कहते हैं। गलत नहीं करना यार, इतनी बार चीख चीख के पढ़ा दिया, अब गलत मत करना। यस यस करेक्ट देवप्रियो। क्या टॉप टू बटन लगा रखा तुम लोग ने, सीधा नहीं याद कर पा रहे हो। अब आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिनके न्यूट्रॉन क्या हो, सेम रहे, वो आइसोटोन कहलाते हैं। आइसो मतलब होता सेम, आइसो मीन्स इज सेम। एंड सेम एंड एम एन डिफरेंस। क्या क्या चीज समझ में नहीं आ रही सबको, समझ में आ रही है सारी चीजें, क्लियर है? क्लियर है ना? अब गलत मत करना पेपर में यार। आइसोटोन्स क्या होते हैं, टोन्स, न्यूट्रॉन्स, ऐसे याद रखो। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स जिसके सेम रहे, वो आइसोटोन कहलाता है। ओके। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन्स जिसके आइसो क्या रहे, इलेक्ट्रॉन सेम रहे, वो क्या कहलाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाते हैं। क्या चीज है इसमें, कोई टफ थोड़ा है, बहुत सिंपल है। तो इससे पहले आइसोमर्स बोल दीजिएगा, आई गेस ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ आइसोमर्स भी कह सकते हो। आइसोमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वो पढ़ेंगे, अभी ऑर्गेनिक वाले पढ़ाएंगे इनको, ऑर्गेनिक वाले। आइसोमर्स उसमें बताऊंगा, वो स्ट्रक्चर्स होते हैं आइसोमर्स के, सेम स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो चीज अलग है, ठीक है? वो यहाँ पे नहीं है अभी, और कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे क्लियर हो गया इनको। डेफिनेशन देके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, साइंस बहुत खतरनाक है, नहीं खतरनाक नहीं है, आसान है। खतरनाक पहले बना दो। इट इज नॉट डेंजरस, सबसे इंटरेस्टिंग है। मतलब जो साइंस वाले वो अपने लगे पड़े हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, जब बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास होगी तो कहेंगे साइंस वाले की सर इकोनॉमिक्स बहुत खराब है। यही करते रहो तुम लोग, खतरनाक है, इजी है, अरे इतना पढ़ लो, इतना समझ में आया। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा वैलेंसी के बारे में, ठीक है? वैलेंसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहां तक क्लियर है? यस, ओके, चलो फिर इट इज क्लियर टू ऑल ना? कल कौन सा डे है बताते जाओ, कल कौन सा डे है? अरे कल कौन सा डे है? तो मुझे नहीं पता, मैं तो थैंक यू बोल रही थी, मुझे लगा क्लास खत्म हो गई। देखो आज एडवांस में बता रहा, अभी एक आइसोटोप पढ़ाया है इसमें, कौन सा आइसोटोप पढ़ाया, वही डे है। इसमें से बताओ कौन सा डे है? कोबाल्ट 60 देख लो, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 कल कैंसर डे है, वर्ल्ड कैंसर डे। ओके, अरे यार बायोलॉजी आ जाती है। चलो फिर आज के लिए बस इतना रखते हैं क्लास। थैंक यू। हेलो बाय। थैंक यू सर। नहीं करता कि तुम्हें क्लास छोड़ दो।